दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जो आज हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं, ये हम हिंदी व्याकरण का जो हमने इससे पहले एक पार्ट डाला था, तो आपको काफ़ी वो पसंद आया। आप लोगों को काफ़ी आपके कमेंट भी आए, मेरे पास मैसेज भी आए कि सर उसका वीडियो बनाइए, बहुत अच्छा एक्सप्लेन आपने किया है। तो पहली बात तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैं हिंदी का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने जहां तहां से मटेरियल को इकट्ठा करके मैंने ये आपकी सेवा के लिए, ताकि एचटेट रीट और काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो आ रहे हैं, उनको देखते हुए फिर मैंने ये पार्ट है ये करवाया है। और उसके जो बेसिक्स बातें हैं वो मैं आपको ये बता चुका हूँ सारी चीज़ें। और अब जो हम आगे पढ़ेंगे, हम वर्णों के बारे में बता चुके हैं, तो आगे हम उसका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में जो व्याकरण में जो वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर जो आपके वोवल्स होते हैं इंग्लिश में, व्यंजन आपके कंसोनेंट्स को व्यंजन बोला जाता है। तो पहले हम सबसे पहले हम जो स्वर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्वर और व्यंजन जो होते हैं, सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में उसको बोलते हैं वोवल्स। यानी स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, बिना किसी दूसरे की सहायता से जो बोले जाए उनको स्वर कहते हैं। बिना किसी बाधा के या बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता से जो बोले जाते हैं उनको स्वर कहलाते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ए। तो ये सब के सब हमारे क्या है? हमारे स्वर हैं। अब हम टाइप ऑफ स्वर के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मात्रा या उच्चारण के समय के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कई बार एग्जाम में ये कुछ जो है प्रश्न पूछा जाता है कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्लियर होता है। मात्रा या उच्चारण के आधार पर, उच्चारण यानी जो समय है उसके आधार पर जो स्वर हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। अब एक एक करके तीनों को देखते हैं कि कौन से होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर होते हैं, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। अब इनको हम एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा बहुत आपको समझ में आता है या नहीं आता, कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं इतना हिंदी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ एक से एक विद्वान है। थोड़ी बहुत कहीं मार्जिनल ऑफ एरर यदि रह जाती है, थोड़ी बहुत गलती, तो आप मुझे क्षमा ज़रूर कर दें। तो ह्रस्व स्वर के बारे में मैं आपको पहले बताता हूँ। ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे ए, ई और उ। ए, छोटी ई और छोटा उ जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे होते हैं ह्रस्व स्वर। यानी ह्रस्व स्वर के जो उच्चारण में बहुत समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, जैसे ए, ई, उ, एक मात्रा का जहाँ समय लगे उसको बोलते हैं हम ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जिसे ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे, जहाँ पर जो ह्रस्व स्वर है उनसे दोगुना यानी दो मात्रा का समय लगे, जैसे बड़ा आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ए, ई, उ से क्या है? दुगना समय या दो मात्रा का समय इसमें लग रहा है, इसलिए इनको को किस प्रकार के स्वर बोलते हैं? हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। क्लियर भाई बात? तीसरी प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, अर्थात तीन मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इसे त्रिमासिक स्वर भी कहते हैं और इसे तीन के रूप में लिखते हैं। जैसे ओम, जैसे ओम बीच में ये लिखा है ना तीन, ओम, तो इसमें हम क्या है? ओम क्या है? एक प्लुत स्वर है। तीन के रूप में हम इसको लिखते हैं क्योंकि इसमें तीन मात्राओं का समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, ए, ई और उ। दीर्घ स्वर जिसमें दो मात्रा का समय लगे यानी ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब क्या होते हैं? दीर्घ प्लुत जिसमें तीन मात्राओं का समय लगे और इसको हम तीन से लिखते हैं, जैसे ओम। क्लियर है?
उसके बाद हम बात करते हैं जीव के आधार पर। जीव के आधार पर पहला होता है अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीव के आधार पर भी 3 प्रकार के अगर, मध्य और पश्च अगर होते हैं। इसके उच्चारण में जीव का अगला भाग कार्य करता है, जैसे ई, ए, आई। मध्य स्वर जिनके उच्चारण में जीव का मध्य वाला भाग कार्य करता है, जैसे ए। पश्च स्वर जिनके उच्चारण में जीव का पिछला भाग कार्य करता है, जैसे आ, उ, ओ, औ। तो ये जीव के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है, अगर, मध्य और पश्च। उसके बाद भी हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर विवृत, अर्धवृत और संवृत और अर्धसंवृत। तो विवृत होता है जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उनको विवृत बोलते हैं, जैसे आ। तीसरा अर्धविवृत जिनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है, जैसे ए, ओ। संवृत जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, उनको संवृत बोलते हैं। अर्धवर्त जिनके उच्चारण में मुख द्वारा लगभग आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। तो ये होते हैं हमारे मुख के खुलने के आधार पर विवृत, अर्धविवृत और संवृत और अर्धसंवृत 4 प्रकार के होते हैं। तीसरा है इसमें होठों के आधार पर। इसमें अवृतमुखी, वृतमुखी, यानी होठों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अवृतमुखी और वृतमुखी। यानी जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते उनको अवृतमुखी बोलते हैं, और जिनके उच्चारण में होठ या मुख गोलाकार हो जाते हैं उनको वृतमुखी बोलते हैं, जैसे आ, ई, ए, आई। इनमें वर्त जैसा हमारा मुंह नहीं बनता, लेकिन उ, ओ, औ वर्त की तरह हमारा मुख बनता है या होठ बनते हैं, तो इनको इसलिए सबको वर्तमुखी बोला जाता है। यानी होठों के आधार पर 2 अवर्तमुखी और वर्तमुखी, ये 2 टाइप हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इसमें नाक या मुख से हवा निकलने के आधार पर। नाक से या मुख से हवा निकलने के आधार पर 2 प्रकार की है, निर्नुनासिक और अनुनासिक। निर्नुनासिक होते हैं जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं, जैसे आ, ई, उ। अनुनासिक जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे ए वाले जितने भी सारे वर्ण हैं, तो उनको बोलते हैं अनुनासिक। तो निर्नुनासिक होते हैं हवा केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती। अनुनासिक होते हैं हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, अनुनासिक बोलते हैं। तो ये थे हमारे स्वर। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इनको कि हमने क्या क्या पढ़ा है स्वर में। हमने उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के बताए। 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्लियर है। जीव के उपयोग के आधार पर हमने 3 प्रकार के बताए। जीव के उपयोग के आधार पर अगर, मध्य और पश्च। जीव के आधार पर भी 3 अगर, मध्य और पश्च। उसके बाद मुख खुलने के आधार पर भी हमने बताए 4 प्रकार के। मुख खुलने के आधार पर कितने हैं? 4 प्रकार के, विवृत, अर्धसंवृत, संवृत और अर्धसंवृत। उसके बाद होठों के आधार पर 2 प्रकार के बताए हमने, अवर्तमुखी और वृतमुखी। नाक या मुख से हवा निकलने के आधार पर भी 2 प्रकार के बताए, निर्नुनासिक और अनुनासिक। क्लियर है। तो ये थे हमारे स्वर। अब हम कुछ बात कर लेते हैं व्यंजन की, कि भाई व्यंजन क्या होते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन वर्णों को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। किन की सहायता से बोले जाए? जो स्वरों की सहायता से बोले जाए उनको बोलते हैं व्यंजन। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की ध्वनि निकलती है। यह 3 प्रकार की होती है, स्पर्शी ध्वनि, अंतस्थ व्यंजन और उसम। स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं जिसको, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसम व्यंजन। हम सबको पढ़ते हैं
कि पहले हमारे क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। वे शब्द जो कंठ, होष्ठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों के स्पर्श में बोले जाते हैं, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, जैसे कैवर्ग, चैवर्ग, तैवर्ग इत्यादि। ठीक है, कैवर्ग हमारा क्या होता है, कै, ख, घ, घ, अड़। चैवर्ग होता है हमारा च, छ, झ, झ, य। टैवर्ग होता है हमारा ट, ठ, ढ, ढ, न। तैवर्ग होता है हमारा त, थ, ध, ध, न। पैवर्ग होता है हमारा प, फ, भ, भ, म। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन। यानी कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग किस प्रकार के होते हैं, इनको सबको हम किस प्रकार के व्यंजन बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन। कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग को हम क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कंठम्य व्यंजन क्या होते हैं। कंठम्य व्यंजन जिनके उच्चारण में केवल कंठ या गले का उपयोग किया जाता है, तो उनको हम कंठ से या निचले हिस्से से होता है, उनको हम बोलते हैं कंठ व्यंजन। जैसे कैवर्ग कै, ख, ग, घ, अड़। और स्वर होते हैं ए और आ। उसके बाद तालव्य व्यंजन के बारे में हम पढ़ते हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से, किस किस के स्पर्श से, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन जीभ के मोटे वाले भाग और तालु के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं। दोबारा से देख लेते हैं हम तालव्य व्यंजन क्या होते हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन जीभ के मोटे वाले भाग और तालु के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं। जैसे चैवर्ग च, छ, झ, झ, ञ और स्वर ई, य, स। यह और स भी होते हैं हमारे तालव्य व्यंजन। उसके बाद मूर्धन्य, मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन या जीभ के पतले भाग और तालु के अगले भाग के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे टैवर्ग है हमारा और साथ में जो स्वर है री, र और स लगभग। उसके बाद दंतव्य, दांतों के प्रयोग से बोले जाने वाले वर्ण दंतव्य कहलाते हैं। दांतों व जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण दंतव्य होते हैं। जैसे पैवर्ग होता है हमारा ये सब। नोट, वर्गीय व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इसके उच्चारण में जीभ, तालु और दांत, होठ का परस्पर स्पर्श होता है लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता। जीभ, तालु और दांत और होठ का परस्पर लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता, उनको बोलते हैं अंतस्थ। ये होते हैं हमारे य, र, ल, व। इनको हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं हम, अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो इसमें हमारा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स है, तो ये हमारे क्या है, हमारे ऊष्म व्यंजन है। नोट करने की बात है कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि र क्या है, तो र हमारा लूठित व्यंजन है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है र हमारा लूठित व्यंजन है, तो इसको आप नोट कर लें। उसके बाद र के बाद ल को पार्श्विक बोलते हैं। इसके उच्चारण में वायु जीभ के पास से निकलती है, इसको इसलिए पार्श्विक बोला जाता है। र लूठित और ल आपका पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है, तो इसको भी आप नोट करें। तो दोस्तों, जो ये आप वीडियो है ये बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से आप देख रहे हो और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा हिंदी का जो ये सेशन है वो काफ़ी पसंद आया होगा। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो फेसबुक या व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, एक और बात आपसे, यदि अब तक आपने हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाकर
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपके फ़ोन में आपको वो मिल सके हमारी रिलीज़ होते ही। और हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी की या हरियाणा जीके की या जीके की या साइंस की या ईवीएस एनवायरनमेंट की कोई भी वीडियो है आप वो देख सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों। हैव ए नाइस डे।